वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज ही हमारा न्यू लेक्चर है ऑन द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसे कि आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स किए हुए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पे। जिस बच्चे ने पहले वो लेक्चर्स नहीं किए, मेरी रिकमेंडेशन है पहले आप वो कर लें, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिंक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और मैंने ग्रुप में भी ऑलरेडी भेजे हुए हैं। अगर किसी बच्चों को फिर भी नहीं मिलते हैं तो मेरे को मैसेज कर दे पर्सनल चैट पे, मैं उसे लिंक भेज दूंगा उन 2 लेक्चर्स की। साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर्स में क्या किया है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जाना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये वो नोट्स हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था, कितना आया था, जो आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, V इक्वल्स टू 1/4πε0 ये Q/R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये वो सब कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। एंड फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन देखा, जो आता है E इक्वल्स टू dV/dr। एंड फिर हमने डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की कोशिश की थी। डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। इवन हमने जनरल पॉइंट पे भी किया था, तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ अगर, तो ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, जिसे हम एंड ऑन पोजिशन भी कहते थे। कितना आता था ये हमारा आता था Kp/x²। ठीक है, अगर बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो इक्वेटोरियल पे नेट पोटेंशियल कितना आता था, 0 आता था एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एंड जनरल की तो हमने वीडियोस में ऑलरेडी ये सब चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, ये कोई नया टॉपिक नहीं, आता था Kp cos θ/x²। तो ये सब चीज़ें अभी तक आपने की हैं, जिसमें आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल पे, एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो हम अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 3 होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो अब से हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि आपके पास नोट्स होंगे और आप समझते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक, चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। क्या टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज हम थोड़ा सा लिटिल स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को लेक्चर नंबर 3 से। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल। ऐसी सरफेसेस जिन पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, एनी सरफेस दैट हैज़ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इट इज़ कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जैसे आपने ये मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। आप देख रहे हैं बाहर की तरफ ऐसे निकल रही हैं। जैसे यहाँ इस बच्चे ने एरो नहीं लगा रखा, ये भी किसी बच्चे के नोट्स ही हैं। ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हर एक लाइन पे परपेंडिकुलर पॉइंट काटें, हर एक लाइन पे, ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर पॉइंट, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर पॉइंट्स काटते चले जाएं अगर आप, और इन सारे परपेंडिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करें, तो एक सर्कल बन गया है ऐसे। ठीक, बहुत बढ़िया। इस सर्कल को, सारे परपेंडिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो एक एक शेप बनी, एक स्फीयर बन गया, इस स्फीयर को हम बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और हमने इस स्फीयर पे अगर 3 पॉइंट लेट कर लिए ए बी सी, तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल एट ए बराबर होगा किसके, पोटेंशियल एट बी, और बराबर होगा किसके, पोटेंशियल एट सी। यानी कि इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबका पोटेंशियल क्या है, वो सेम है। ठीक है, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट हैं उन सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये आपने यहाँ पे जाना। ठीक, तो ये होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें आपने देखा कि
जो ऐसी सरफेसेस जिन पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, कहलाती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है पढ़ने के लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। तो बच्चों बोर्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वे पूछी भी जाती हैं। तो बोर्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो पहले आपको सिनेरियो समझो। प्रॉपर्टीज़ होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की और उन प्रॉपर्टीज़ के रीज़न भी होते हैं, ठीक है। रीज़न भी जानने होते हैं कि भाई ऐसा क्यों। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उनके रीज़न जानेंगे। मैं एक बार ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो पॉज कर लो आप ताकि नोट्स बना पाओ। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी जानो। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो मान लो यहाँ पर ये 3 पॉइंट है ABC। इस A पे एक चार्ज है स्मॉल q। इस q को आप A से कहाँ लेके जा रहे हो, B पे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप A से लेके कहाँ लेके जाएंगे, B तक लेके जाएंगे किसी पॉइंट को, तो उसका वर्क कितना लगेगा, आंसर वर्क होगा 0। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, कोई वर्क नहीं लगता। ये तो प्रॉपर्टी हो गई। बट रीज़न क्या है, रीज़न भी पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो रीज़न क्या है वो सुनो। मान लो कि आप A से B तक लेके जा रहे हो, ठीक। तो A से B तक जाने में वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क AB। वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल के टर्म में अगर फॉर्मूला देखें वर्क का तो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्योंकि हमने शुरुआत में पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लोगे A से B तक का, चार्ज, क्योंकि चार्ज तो सेम है, जिसे लेके जा रहे हैं A से B वो सेम है, बट A और B पॉइंट का पोटेंशियल अलग है। तो आप लोगे V और माइनस VB। बट आपने ये देखा कि ये कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, बराबर। तो यानी कि VA वाला पोटेंशियल VB वाला पोटेंशियल क्या होगा, बराबर। तो आप VA माइनस VB क्या हो गया 0, तो वर्क कितना आया 0। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की। वो भी पहली प्रॉपर्टी जिसमें क्या लिखा है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत बढ़िया। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो लिखा है ना, सेकंड प्रॉपर्टी ये है। अब ये देखते हैं ये क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कह रहा है जब भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसे इधर, तो वो सरफेस जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो एक सरफेस बनती है, कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो परपेंडिकुलर क्यों, परपेंडिकुलर क्यों है ये, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जानो। रीज़न क्या होगा, प्रॉपर्टी तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। रीज़न क्या होगा, ऐसा क्यों होता है, परपेंडिकुलर ही क्यों होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के। तो इसका रीज़न है, मान लो कि भाई वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई ऐसे जा रही है ई वेक्टर के फॉर्म में, है ना, और कोई एंगल बना रही है ये इनके बीच का कोई एंगल है थीटा। ये कोई एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री नहीं निकल रही, इलेक्ट्रिक ये फील्ड ये वाली 90 डिग्री नहीं निकल रही, तो ये कुछ एंगल बना के निकल रही है थीटा। ये थीटा 90 नहीं है, ये वाला थीटा 90 नहीं है। तो इस थीटा के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एंगल के बराबर वाला ई कॉस थीटा और एंगल के ऊपर वाला ई साइन थीटा। बात सही है। अब आप ये देखो, ये जो ई कॉस थीटा है, इस ई कॉस थीटा की वजह से जो पॉइंट चार्ज यहाँ पर था इस पॉइंट पर, वो इस चार्ज पे क्या लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ई कॉस थीटा। अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो इस पर क्या लगेगी, फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय क्यू, एफ बाई क्यू। तो अगर इस चार्ज पे जो यहाँ रखा था, जहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा बार बार, वहाँ पर इस पर क्या लगेगी, चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर क्या लगेगी, फोर्स। और अगर इस पर फोर्स लग गई तो फोर्स होने लगने पर क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। बट इसका मतलब ये हुआ इस चार्ज को इस सरफेस को घूमने में क्या लगा, वर्क।
बट ये तो गलत है, वर्क तो लगता ही नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है, तो देखो पढ़ भी लो। इफ फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस it would have a non-zero component along the surface e cos theta. So to move it as charge against this component, work is need to be done, but there will be no work is done in moving a charge from one point to other in an equipotential surface. Therefore there will be no such component, hence theta must be 90 degree. समझ गए आप बात? बहुत बढ़िया। तो बच्चों मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक डेली लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँ क्लास 12 के लिए। ठीक है, आपको बस पढ़ना है, उसे देख के नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं। आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, छोटा बेसिक लेक्चर रखते हैं इसे। ठीक है, और आप आगे आगे जैसे लेक्चर आएंगे वो लेक्चर लंबे होते जाएंगे, लेक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आज हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस जाना क्या होता है, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। आप इनके नोट्स बनाओ। ठीक हो गई बात? वीडियो पॉज करो, नोट्स बनाओ। आज के लेक्चर के तरफ से ख़त्म करते हैं। थैंक यू।